तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी में। और आज मैं, जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपके सामने 2026 के मैट्रिक के बोर्ड के प्रीवियस ईयर के और वो भी रिपीटेड MCQs को लेकर के आपके सामने आऊँगा। और मैं आपके सामने आज हिंदी के 50 हिंदी ग्रामर वाले ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के साथ आया हूँ। और जिन क्वेश्चंस को साथ मेरे साथ पढ़ेंगे थोड़ी देर के लिए, तो आपको सारे याद हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं रहेगी। और इसके बाद मैं आपके सामने हिंदी ग्रामर में कैटेगराइज करके कि आपको कौन कौन से विलोम आपको सबसे ज़्यादा याद करने चाहिए, कौन से पर्यायवाची आपको ज़्यादा याद करने चाहिए, कौन कौन से समास का उदाहरण ऐसे करके आपको याद करने चाहिए, तरीका क्या होगा उनको याद रख के करने का, पहचानने का, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ आप बस थोड़ी देर के लिए और ध्यान देते रहिए और थोड़ा सा समय दीजिए और हिंदी ग्रामर के कुछ क्वेश्चन पर पकड़ मजबूत करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज के हमारा पहला क्वेश्चन है कि देखिए आपके यहाँ पे साफ लिखा पड़ा है कि आपके 2015 से 2025 तक बेस्ड रिपीटेड PYQs हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन है पिछले 10-11 सालों के रिपीटेड प्रीवियस क्वेश्चन है। तो आप इन पे फोकस जरूर करिए और अपने दोस्तों तक भी ये चीजें पहुंचाइए, बातें पहुंचाइए। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि क का उच्चारण स्थान क्या है। जैसे क उच्चारण स्थान की बात करते हैं, आपको ये याद रहना चाहिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। जब कोई वर्ग का बात करें, क वर्ग माने क से लेकर के अंग, क ख ग घ अंग, च वर्ग च से लेके इया, ट वर्ग ट से लेके त्वर्गी न, त वर्ग त से लेके न तक और प वर्ग प से लेके म तक। 5-5 के समूह, व्यंजनों के समूहों को वर्ग कहा गया है। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा होता है, त वर्ग का उच्चारण स्थान आपका दंत होता है और प वर्ग का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ होता है। आप बोल के देख सकते हैं, ओष्ठ यानी कि ओठ। क वर्ग क ख ग घ अंग, आवाज सीधे कंठ से निकलती है, आपका जीव दांत इसमें रोल प्ले नहीं कर रहा, इसलिए आपका क वर्ग का उच्चारण कंठ बोला गया। च वर्ग च छ ज झ इया, जब भी आप बोलिएगा तो इसको बोलने में आपकी जीभ का सहायता लगेगी। ट वर्ग ट ठ ड ढ न, तो आपका जो जीभ होगा आपके दांत के ऊपर के मसूड़े में अंदर से सटेगा, जिसको मूर्धा कहते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप त थ द ध न कहिएगा तो आपका जो दांत है इसकी सहायता लगेगी, त थ द ध न, इसके बिना आप बोल ही नहीं पाएंगे। और उसके बाद जो पवर होगा प फ ब भ म, मैंने कोशिश भी करके देखो आप इसको बिना सटे बोलने का, प फ व भ, तो संभव नहीं, आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। तो पावर का उच्चारण आपका ओठ कहलाया गया। तो ये क्वेश्चन, इससे कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर रहता है, आप इनको रट्टा मार लेंगे, याद कर लेंगे। क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंत, प वर्ग ओष्ठ। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में पूछा है कि क का उच्चारण स्थान क्या है। तो क का उच्चारण स्थान कंठ है, प का उच्चारण स्थान क्या है, तो प फ ब भ म ओष्ठ है, ठीक है। और च वर्ग, जैसा मैंने पहले बताया, च वर्ग च छ ज झ इया, ये तालु इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके पहला क्वेश्चन, क का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो कंठ है, क वर्ग कंठ के लिए। प का उच्चारण स्थान ओठ है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिख के आपको बताया होगा, शायद उम्मीद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन कहता है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है। आप जानते हैं कि संज्ञा जो किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछ रहा है कि इनमें से कौन नहीं होना। जातिवाचक संज्ञा के लिए शर्त है कि वह जो संज्ञा शब्द है वो पूरी जाति विशेष का बोध करने वाला होना चाहिए। जैसे तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है, तो गाय। गाय से पूरी गाय का बोध होता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। नदी, पूरी नदियों का ये बोध कराता है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा, तो ये आपका उत्तर भी गलत है। शहर से सारे शहरों का बोध, ये उत्तर भी आपका गलत है। यानी कि इस प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा होने वाला है, विवेकानंद। नहीं है पूछा है, इसीलिए विवेकानंद इस प्रश्न का सही उत्तर है। विवेकानंद का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो बुढ़ापा शब्द जो है वो संज्ञा का जो लास्ट भेद है, भाववाचक संज्ञा, जिसको महसूस नहीं कर सकते, जिसमें वो सारी चीजें आती है, जिसको हम गिन नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, यानी कि आपका भाववाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि
द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? द्रव्य माने कि लिक्विड होना चाहिए यानी कि तेल। मैंने भोजन नहीं किया है, तो कौन सा सर्वनाम है? मैंने ये अपने आप के लिए आता है वह सर्वनाम जो अपने आप के लिए लाया जाए, जो अपने लिए प्रयोग किया जाए, जैसे खुद, स्वयं, तो ये जो है निजवाचक सर्वनाम में आता है। इसके बाद विशेषण का मुख्य कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो गुणवाचक विशेषण जो संख्या बताए, संख्यावाचक विशेषण जिसमें विशेषता हो संख्या के रूप में हो, और अच्छा बुरा लंबा चौड़ा ये सब गुण है तो गुणवाचक विशेषण। इसके बाद सार्वनामिक विशेषण, विशेषण के रूप में सर्वनाम का यूज किया जाए तो सार्वनामिक विशेषण। और एक है लास्ट परिमाणवाचक विशेषण, यानी नापने तौलने वाली चीजें, वो परिमाणवाचक विशेषण आ जाएगा। ठीक है, तो विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण में से कौन है? अभी बताया मैंने, अच्छा बुरा, लंबाई चौड़ाई, मोटापा, पतलापन, ये सब जो गुण है वो जो बताता है तो वो है अच्छा। यहाँ पे यह का गुणवाचक विशेषण है। 3 किलो संख्या तो है लेकिन मात्रा भी है, तो परिमाणवाचक हो गया। संख्या की मदद से गुणवाचक, ये गुणवाचक नहीं संख्यावाचक हो गया। तो आपसे पूछा गुणवाचक कौन है, तो गुणवाचक इनमें से अच्छा है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि संधि और समास, संधि और समास कैटेगरी का पहला क्वेश्चन। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? तो विद्या जोड़ आलय ही विद्यालय का संधि विच्छेद है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? तो सत्य जोड़ जल। सज्जन का संधि विच्छेद है सत्य जोड़ जल। 11वें क्वेश्चन में आते हैं, यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यद्यपि बना है यदि जोड़ अपि से, यानी ई जोड़ अ मिलके अय हो जाता है, ये होता है यज्ञ संधि। फिर यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यानी जो पहला पद है अगर वो अव्यय हो और प्रधान हो तो उसको कहते हैं अव्ययी भाव समास। जिसका पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो उसको अव्ययी भाव समास कहा जाता है। और है जिसका उदर अर्थात गणेश, यानी कि इसमें तीसरा पद प्रधान हो, यानी कि बहुव्रीहि समास। इसके बाद लोग 14वें क्वेश्चन पे आते हैं, माता पिता। इसका पहचान है, इसमें योजक चिन्ह देख रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा समास होने वाला है? तो द्विगु द्वंद्व तत्पुरुष है अव्ययी भावो। तो अगर योजक चिन्ह बीच में आ जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास। ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास। द्विगु कहते हैं जब वो पहला शब्द संख्या बताता है। तो राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र जो है वो राजा का पुत्र, बीच में का आने वाला है, तो ये आपका एक तत्पुरुष समास में जाने वाला है। इसके बाद आगे आते हैं हम लोग, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग जो पहले जुड़े, प्रत्यय जो बाद में जुड़े, जो शब्द के पहले जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करे उपसर्ग कहते हैं, और जो किसी शब्द के आखिरी में जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करे उसे प्रत्यय कहते हैं। तो आपका जो अनुवाद है इसमें कौन सा उपसर्ग होने वाला है? इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं बच्चों। चलिए, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो ये आपका होने वाला है अनु जोड़ वाद, जो पहले लगे तो अनुवाद, अनु जोड़ वाद मिलके अनुवाद बना है तो अनु उपसर्ग है। बेईमान में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बेई, बे, इन या बे। बे, बे जोड़ ईमान कौन है? बे के साथ ईमान मिला है तो बेईमान बना है तो बे उपसर्ग है। लिखावट, तो लिख के साथ आवट मिला है, आवट, आवट प्रत्यय में यूज हुआ है, इसीलिए इसका सही उत्तर आवट है। महत्व में प्रत्यय कौन है? प्रत्यय जो मैंने अभी बताया कि जो लास्ट में जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करे, तो महत्व जोड़ ये इसका जो प्रत्यय है आधा त व संयुक्त इसका प्रत्यय है त्व। इसके बाद पराजय में उपसर्ग कौन सा यूज किया गया है? तो प, पर, परा या जय। तो परा और जय दोनों मिलकर के पराजय बनाते हैं, तो परा आपका जय में लगने वाला उपसर्ग है। कारक लिंग और वचन से 21वां क्वेश्चन, पेड़ से पत्ते गिरते, तो कारक के जो भेद है आपको याद होने चाहिए 8 और उनके चिन्ह भी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान करे, ये सब चीजें। तो कर्ता ये जो क्वेश्चन है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो से 2 स्थिति में आता है, करण से भी और अपदान में भी। करण का चिन्ह भी जो है उसका से है और अपदान का भी से है, लेकिन करण का जो से है वो ऐसे स्थितियों में आता है जहां पे किसी भी प्रकार का अलगाव या ये विभाजन नहीं दिख रहा। जैसे
मैंने छड़ी से मारा, तो छड़ी मेरे हाथ में ही थी और मैंने इससे मारा, तो यहाँ पे करण कारक है। लेकिन मैंने छड़ी पीछे पेड़ से पत्ते गिरे, तो पत्ता पेड़ से अलग हो गया, तो ये अपादान कारक है। वह बेंच से नीचे गिर गया, तो नीचे गिर गया यानी वो बेंच से अलग हो गया, तो यहाँ पे भी अपादान कारक होगा। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं से यानी अलगाव का निरूपण हो रहा है, अलगाव का पता चल रहा है, तो ये एक अपादान कारक है। टेबल पर किताब है पर, तो में और पर अधिकरण कारक की पहचान है, में और पर। अपादान का से है लेकिन किस केस में, जिसको बोलते हैं जुदाई या अलगाव, ये बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो आसान है, कवयित्री, कवयित्री, कवित्री, कवायनी, कवयित्री, ये आपका सही शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग शब्दों को चेक करने का तरीका है, इनका वाक्य बनाइए। अगर वो शब्द आपका सुना या दैनिक जीवन का होगा या आपकी हिंदी थोड़ी भी ठमकी होगी, तो आप आराम से पता कर लेंगे ये सही है या गलत है। तो ये लिंग कौन सा है, तो पानी, दूध, दही, कोयल। तो पानी के बारे में वाक्य बनाइए, पानी गंदा है या पानी गंदी है, कौन सा ज्यादा यूज किया जाता है, तो पानी गंदा है यानी पुल्लिंग हुआ। दूध उजला है या दूध उजली है, बताइए क्या बोलते हैं आप लोग, दूध उजला है या दूध उजली है, तो दूध उजला है यानी दूध पुल्लिंग हो गया। दही खट्टा है या दही खट्टी है, दही खट्टा है ज्यादा यूज किया जाता है यानी ये भी पुल्लिंग है। कोयल के बारे में क्या बोलते हैं हम लोग कि कोयल गाता है कि कोयल गाती है, कोयल गाती है यानी कोयल स्त्रीलिंग है। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, चिड़िया का चिड़िए, चिड़िए, चिड़ा तो पुल्लिंग हो जाता है, चिड़िया इसका बहुवचन होगा पर्यायवाची और विलोम से। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है, तो अग्नि का पर्यायवाची आपका पावक होता है, पावक, इसके अलावा दहन, विषाणु, आग, ये सब अग्नि के पर्यायवाची है। व्योम आकाश का हो जाता है, तो ये सब ये किसी और के हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा डिटेलिंग में, उसमें मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के दे दूंगा सारे पर्यायवाची और विलोम शब्दों के लिए। सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो दिनकर, रवि और भानु सब सूर्य के पर्यायवाची है, लेकिन महेंद्र नहीं है। उपेक्षा का विलोम क्या होगा, तो उपेक्षा का उल्टा परीक्षा, उत्प्रेक्षा, लौकिक, अपेक्षा, तो अपेक्षा इसका सही जवाब है। आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास करे उनको कहते हैं, तो जो विश्वास नहीं करे उनको क्या बोलेंगे, नास्तिक बोलेंगे। इसके बाद आंख का तारा होना, इसके मुहावरे की बात करनी है हम लोगों को। तो आंख का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, जैसे राम जी दशरथ जी की आंखों के तारे थे, यानी उनको बहुत प्यारे थे। हम सारे बच्चे, आप सारे बच्चे अपनी माँ बाप की आंखों के तारे हो, उनको बहुत प्यारे हो, चाहे आप जैसे भी हो। तो आंख का तारा होना क्या होना, बहुत प्यारा होना। कमर कसना, जैसे मैंने ट्रिप पे जाने के लिए कमर कस लिया है, मतलब मैं रेडी हो चुका हूं वहां जाने के लिए, यानी कि तैयार होना। 32 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, 9 2 11 छिप जाना, गणित पढ़ना, अरे वाह गणित पढ़ना, ये बिल्कुल ऐसा ऑप्शन देख के पता चलता है कि गलत है। भाग जाना सही जवाब है। कान भरना, तो दीक्षा देना, नहीं नहीं नहीं, कान भरने से दीक्षा दिया गया होता, नॉलेज ज्ञान दे दिया गया होता, लोग यही कर रहे होते, तो काश की कितने परिवार बच गए होते। बट प्रॉब्लम है, कान भरने का अर्थ है बहकाना या चुगली करना, या आपका दैनिक प्रैक्टिकल है जिससे आपका रोज रूबरू होता होगा। रचना की दृष्टि से कितने वाक्य के कितने भेद, तो वाक्य की रचना की दृष्टि से तीन भेद होते हैं, जिसको कहते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना की दृष्टि से यही वाक्य के 3 भेद होते हैं। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं, तो इंद्रियों को जीतने वाले को हम लोग जितेंद्रिय कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, जितेंद्रिय। शुद्ध वाक्य में से कौन सा है, रोटी ताजी है, दाल अच्छा है, हवा बहता है, या मैंने रोटी खाया, तो इनमें से आप कौन सा सब ज्यादा, कौन सा प्रकार का वाक्य उनके ऊपर टिका? क्या आपने कभी किसी को कहा कि दाल अच्छा बना है? हम लोग वैसे कहते हैं दाल अच्छी बनी है। रोटी ताजी है, ये हम लोग बोलते हैं, तो हाँ हम लोग बोलते हैं। हवा बहता है, ऐसा हम लोग बोल देते हैं, बट ये सही वाक्य नहीं, हम लोग को कहना चाहिए हवा बहती है, या हवा बह। किताब आप जब भी देखिएगा उसमें ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि हवा बहता है, हवा बहती है। और आपने कविता याद किया होगा, हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं, ये जो कविता है इसमें भी आपने ध्यान दिया कि नाम बसंती है, यानी ये भी स्त्रीलिंग का एक तरह का पहचान है। तो रोटी ताजी है, ये शुद्ध वाक्य है। भविष्य काल का उदाहरण इनमें से कौन है? क्वेश्चन आप क्लियर देख सकते हैं। भविष्य काल का उदाहरण कौन है? भविष्य काल जिसमें काम आने वाले समय में होता हुआ प्रतीत हो जाता है, भविष्य काल नहीं है, वर्तमान है। था भूतकाल है, गाजेगी भविष्य काल का पहचान है। रहा है, ये भी वर्तमान का ही पहचान है। इसके बाद क्रिया का मूल रूप क्या कहते हैं? तो क्रिया का मूल रूप धातु कहते हैं। तो ऐसे ऑप्शन देख के पता चलता है कि सही नहीं है, तो धातु। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है आपका कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या? क्रिया से 2 प्रकार की बांटी गई है, सकर्मक, अकर्मक।
सकर्मक क्रिया यानी ऐसा क्रिया जिसमें कर्ता कर्म फल जो है कर्म पे पड़े, कर्ता का जो फल होता है वो कर्म पे पड़ता है, और अकर्मक क्रिया में ऐसा नहीं होता है। जैसे एक तरीका इसको पहचान पाने का कि जिस लाइन में हम लोगों ने क्या से लगा करके क्वेश्चन कर लिया तो हम सब और उत्तर मिला तो वो सकर्मक क्रिया, और नहीं तो अकर्मक क्रिया। जैसे उदाहरण के लिए राम आम खाता है, इस प्रश्न में इस लाइन में कोई कहता है कि राम क्या खाता है, तो एक उत्तर मिलता है कि राम आम खाता है, यानी यह यहाँ पे कर्ता का फल कर्म यानी आम पे पड़ रहा है, इसीलिए ये एक सकर्मक क्रिया है। वह बाजार जाता है, वह कहाँ जाता है, बाजार, ये भी सकर्मक है। मैं किताब पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, तो किताब पढ़ता हूँ, ये भी एक सकर्मक क्रिया है। लेकिन ऐसा अगर उत्तर नहीं मिल पाए तो हम समझ जाएंगे वह एक अकर्मक क्रिया होने वाली है। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर ये नहीं रहता और ये सिर्फ रहता कि राम खाता है, क्या खाता है नहीं पता, मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, जवाब नहीं मिल रहा, मोहन घर जा रहा है, इसमें जवाब मिल गया, कहाँ जा रहा है, तो घर जा रहा है, तो ये सकर्मक हो गई। लेकिन मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ये नहीं पता, तो ये अकर्मक क्रिया है। तो आपका इस क्वेश्चन में राम सोता है, कब सोता है, कहाँ सोता है, कोई जानकारी नहीं है। पक्षी उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं, इतना भी जानकारी नहीं है। राम आम खाता है, हमें पता है, क्या खाता है, तो आम खाता है। राम क्या खाता है, तो आम खाता है, तो इसीलिए यही इकलौता सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सरस्वती का पर्यायवाची कौन है, मुझे तो शारदा, माँ शारदे, कहाँ तो वीणा बजा रही हो, तो शारदा शब्द जो है, इसके अलावा हंस वाहिनी, वीणा दायिनी, ये सब नाम है किनके, सरस्वती जी के। हिमालय शब्द में कौन सी संधि है, हिमालय शब्द बना है हिम जोड़ आलय से, किससे बना है, हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय, यानी अ इसका और आ मिलके आ हो गया है, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसके बाद स्वागत, स्वागत का संधि विच्छेद क्या है, स्व जोड़ आगत, सु जोड़ आगत, सु जोड़ आगत इसका सही जवाब है। भाई बहन में योजक चिन्ह है, और इस चिन्ह को देखते ही समझ जाते हैं कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण, द्वंद्व समास का। अभी गड़बड़ होने वाला था, तत्पुरुष नहीं, तत्पुरुष के लिए पहला पद प्रधान, और जब उसको अलग करेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे तो उसमें योजक कोई चिन्ह, कोई मतलब कारक का चिन्ह आ जाएगा। तो भाई बहन में योजक चिन्ह है, इसीलिए ये क्या है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। नवरत्न में कौन सा समास है, नवरत्न में नौ यानी कि संख्या, तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। ईमानदार का विलोम क्या है, तो ईमानदार माने इसका उल्टा तो बेईमान, ये तो आप अच्छे से जान रहे हैं। हाथ मलना, यानी वो कहते हैं कि वो शिकारी बैठा रह गया, हाथ मलता रह गया, और चिड़िया जो है वो चूहा जाल काट के चिड़िया को आजाद कर दिया। तो हाथ मलने का मतलब होता है पछताना। जैसे हमने पढ़ाई नहीं करी, हमने ये वाली वीडियो नहीं देखी, और एग्जामिन के क्वेश्चंस आ गए, हमको हाथ मलते रह गए, यानी आप पछताते रह गए, आपको कुछ कर नहीं पाए, तो हाथ मलना मतलब पछताना। आकाश का पर्यायवाची क्या है, अभी हमने कुछ देर पहले इस बात की चर्चा करी थी। आकाश का पर्यायवाची क्या है, व्योम, पावक, सरिता या वसुधा। तो व्योम आकाश का पर्यायवाची है, व्योम। पावक होता है आग का, सरिता नदी की, और वसुधा जो है धरती पृथ्वी की। जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है। कलम शब्द का लिंग क्या है, तो कलम टूट गई या कलम टूट गया, क्या कहते हैं आप लोग, कलम नई है कि कलम नया है, कलम लाल है या कलम मतलब कलम लाल रंग का है कि कलम लाल रंग की है। तो हम हमेशा नोटिस करते हैं, लोग बोलते हैं कलम टूट गई, कलम लाल रंग की है, कलम मेरी है, कलम जो है उसकी है, तो ये है स्त्रीलिंग। कलम क्या है, स्त्रीलिंग। तो आपको 50 क्वेश्चन के अंदर 59 क्वेश्चन करना है कि मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय जो अंतिम में लेकर के नए शब्द का निर्माण करता है, अंतिम में लेकर नए शब्द का निर्माण करता है, तो मीठा प्लस आस, मिठास जो है इसमें कौन सा प्रत्यय यूज किया गया है, मीठा में आस जोड़ा गया है, यानी कि आस प्रत्यय इसका सही जवाब है। ओके, तो आज हमने अपने हिंदी ग्रामर के 50 क्वेश्चनों का पहला सेट पूरा कर लिया है, जिसमें आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट भी हो रहे हैं और आसान भी हैं। इसके आधार पे आप ये गेस करना आपके लिए आसान हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन हमें ज्यादा ध्यान देना है, ध्यान देने योग्य कौन से प्रश्न है। और जल्दी मैं आपके हिंदी ग्रामर के लिए कौन से विलोम शब्द जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कौन से पर्यायवाची इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और खास करके वो रिपीटेड हैं, मैं इन सबको लेकर के एक वीडियो भी आपके सामने लाऊंगा, जिसको हम वन लाइनर के रूप में करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में ही कराऊं, मैं कम समय में आपको ज्यादा बताने के लिए मैं वन लाइनर के रूप में उन सबको कराने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग जल्दी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, तैयारी में लगे रहिए। तब तक के लिए
बस आज के लिए काफी इतना ही है। धन्यवाद।